अभी हमको देखना है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, यानी पार्टनरशिप फर्म की जो भी प्रॉपर्टी रहेंगी वो प्रॉपर्टी का वहाँ पे क्या स्टेटस है और वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या वहाँ पे सबकी राइट्स है, तो वो वाला हम पॉइंट देखेंगे। अब पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसके जितने भी एसेट्स है, ठीक है, स्टॉक हो सकता, इंटरेस्ट हो सकता, वहाँ पे फर्नीचर हो सकता, बिल्डिंग हो सकती, फैक्ट्री हो सकती, मशीनरी हो सकती, जो भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनरशिप की एसेट है वो एसेट के बारे में रिलेटेड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जितने भी है उसमें इंक्लूड होती सब चीज़ें, राइट्स, इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी, जो जो भी ओरिजिनली यानी जब पार्टनरशिप बना था और एज़ पर एग्रीमेंट जो जो भी वहाँ पे ख़रीदा गया, लाया गया फर्म के पैसों से फर्म के लिए, ठीक है, एज एन एसेट ऑफ द फर्म, तो वो फर्म का ही एसेट रहेगा। और जब तक कि फर्म वहाँ पे एग्जिस्टेंस में है तब तक कोई भी पार्टनर इंडिविजुअली फर्म के एसेट्स पे क्लेम नहीं कर सकता। जब डिज़ोल्व होंगी फर्म तब उनको हिस्सा मिलेगा। जब तक कि फर्म ज़िंदा है, मतलब फॉर्म में है, फॉर्मेशन में है, चल कंटिन्यूएशन में, तब तक कोई एक भी पार्टनर का उस पर कोई भी राइट नहीं है उसके एसेट्स पे, ठीक है। गुडविल भी प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म है, एसेट्स ऑफ द फर्म है, ठीक है। यहाँ पे इतना ही पॉइंट है, और भी कुछ इससे ज़्यादा इसमें कोई पॉइंट नहीं है। बस एक पॉइंट और इसके अंदर ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पार्टनर के एग्रीमेंट में ही ऐसा बना हुआ है कि जो उसमें की एक प्रॉपर्टी है वो उसका हिस्सा है या वो उसका रहेगा, वो जब चाहे जब क्लेम कर सकता, तो ये एक्सेप्शनल केस है। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ नहीं है तो जब तक पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यूएशन में कोई भी पार्टनर अपना हिस्सा क्लेम नहीं कर सकता कोई भी पर्टिकुलर एसेट के ऊपर। ऐसे केस लॉस भी हुए हैं, तो 2 केस लॉस तुम्हारे मॉड्यूल से यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए डाली। फर्स्ट केस लॉ अर्जुन कांजी का है। तो ये फर्स्ट केस लॉ में क्या हुआ था कि पर्सनल प्रॉपर्टी जो थी एक इंसान की, एक पार्टनर की, उसने लेके आया था वहाँ पे टेम्प्रेरी, तो वहाँ पे पार्टनरशिप फर्म की एसेट बना दिए थे उसको, तो वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पार्टनरशिप की एसेट नहीं रहेंगी। जो उसने ओरिजिनली एज एन कैपिटल दिया था वही कैपिटल में कंसिडर होगा, ना कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड वाला जो था वहाँ पे लक्ष्मी वाला, तो इसके अंदर ये हुआ था कि रेड्डी वाला जो केस लॉ है, तो उसके अंदर ये हुआ था कि जो कंपनी का डिज़ोल्व नहीं हुई थी फर्म, फिर भी वहाँ पे पार्टनर क्लेम कर रहा था कि ये पर्टिकुलर एसेट मेरी है और मेरे को दे दो। तो जब तक डिज़ोल्व नहीं हुई कोई भी पार्टनर ऐसा क्लेम नहीं कर सकता अनलेस एंड अदरवाइज़ वैसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, तो ठीक है। आई होप ये क्लियर है। अब पर्सनल प्रॉफिट यानी उसका खुद का फ़ायदा क्या है या उसका खुद का हिस्सा क्या है। तो वहाँ पे देखो मैं रीड कर रही तुम लोग के लिए। सेक्शन 16 प्रोवाइड दैट इफ़ अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ from any transaction of the firm, from the use of the property, business connection of the firm name, he shall account for that profit and pay to the firm। अगर कंपनी के मतलब फर्म के कोई भी ट्रांजैक्शंस के अंदर वहाँ पे पार्टनर कोई प्रॉफिट डिराइव करता है, उसको कोई प्रॉफिट मिलता है, किस किस तरीके से, ट्रांजैक्शंस के थ्रू, प्रॉपर्टी में से, कनेक्शंस में से, नाम से, तो उसका काम क्या है, उसकी ज़िम्मेदारी क्या है कि उसने वो पूरा का पूरा प्रॉफिट फर्म को दे देना चाहिए, अपना पर्सनल प्रॉफिट नहीं निकालना चाहिए। ये अनड्यू एडवांटेज हो जा रहा है, ये गलत तरीके का इस्तेमाल हो जाता। इसीलिए वहाँ पे जो भी वहाँ पे प्रॉफिट एक पार्टनर, क्योंकि एक पार्टनर का काम क्या है कि वो अपने और कंपनी के, अपने फर्म के बिहाफ पे, सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे काम करता। तो इवन दो उसने कोई काम करा और उसको उसका कोई प्रॉफिट मिला, स्टिल वो उसका खुद का नहीं है, उसका खुद का राइट उस पर नहीं है, क्योंकि वो एजेंट की तरह काम कर रहा, जो एक्टिंग फॉर ऑल वाला है ऊपर के डेफिनेशन में, ठीक है। तो वहाँ पे उसको फर्म को रिटर्न करना पड़ेगा और वो प्रॉफिट सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा एज पर देयर शेयरिंग रेशियो। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर आफ्टर अ चेंज इन फर्म। अभी अगर फर्म में चेंज आ रहा, अब चेंज क्या आ रहा, तो पहले हम ये देखेंगे कि चेंजेस किस तरीके के आते, और अगर चेंजेस आ रहे तो उस सिचुएशन में वहाँ पे राइट्स और ड्यूटीज़ कैसे बदल जाएंगे, ये वाला पॉइंट है हमारा। अब वहाँ पे डायरेक्टली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो पॉइंट्स है वो देख लो। फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर नया पार्टनर आया तो, मतलब हम 4 पार्टनर थे, 5वां ऐड हो गया तो क्या होगा। अगर 5 थे उसमें से एक छोड़ के चले जा रहा ड्यू टू डेथ और रिटायरमेंट या कोई भी वजह से वो चले जा रहा तो क्या होगा।
उसके बाद तीसरा हमारा वहाँ पे ये कैरीज ऑन बिजनेस अदर देन द बिजनेस फॉर विच इट वाज ओरिजिनली फॉर्म। जो हमारा पार्टनरशिप की फर्म थी, जो हमने जो मकसद से बनाया था, अब हम वो छोड़ के कुछ और ही करना चाह रहे थे, हम चेंज कर रहे हैं हमारे फर्म के चीज़ों को। उस सिचुएशन में क्या होगा, या हमारी एक फ़िक्स टर्म के लिए वहाँ पे पार्टनरशिप हुई थी और वो अब हमारा टर्म ख़त्म हो गया, एक्सपायर होने को आया, तो हमारा सिचुएशन क्या रहेगा, ठीक है, चेंजेस क्या रहेंगे। तो ये चीज़ है। पहले तो ये समझो कि 4 चीज़ों के टाइम पे वहाँ पे चेंजेस आते, नेचुरली आते, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म चेंज होता, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, अब सेक्शन 17 ये बता रहा। पहले तो सबसे पहले हर चीज़ में कोई भी पॉइंट तुम देख रहे, राइट्स, ड्यूटीज़, चेंज, रिकन्स्ट्रक्शन, डिसोल्यूशन, हर चीज़ में सबसे पहले जो उनके आपस में एग्रीमेंट हुआ था, जो एग्रीमेंट आपस में पार्टनर्स का हुआ है, तो वो हिसाब से वहाँ पे हम ट्रांजैक्शंस फॉलो करेंगे, या उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज़, डिसोल्यूशन, जो भी उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे ऑनर करना है, वो हिसाब से होगा। तो फर्स्ट वहाँ पे ऊपर मैंने अंडरलाइन भी करी, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, इम्पॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद वेयर अ चेंज ऑकर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। अब इसमें एक चीज़ तुम लोग को समझनी है और एकदम याद रखने के लिए, या इतना बड़ा जो दिख रहा है उसको एक सिंप्लीफाई करने के लिए, पूरे पॉइंट्स में कॉमन चीज़ ये है कि सेम रहेगा। इवन दो कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा है, इवन दो वहाँ पे नया पार्टनर आ रहा है या जा रहा, पुराने पार्टनर्स के राइट्स और लाइबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। वो होने से पहले जो था वैसे ही उनके राइट्स और ड्यूटीज़ रहेंगे, ठीक है। बस सिचुएशंस अलग अलग यहाँ पे ये बताई हुई है कि अगर वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल चेंज आ रहा कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कोई आ रहा या जा रहा पार्टनर, तो भी वहाँ पे उनका सेम रहेगा। अगर वहाँ पे फ़िक्स टर्म का था और उसके बाद एक्सपायर हो गया और कुछ लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और पार्टनरशिप एट विल है, वहाँ पे वो लोग अभी बंद नहीं कर रहे पार्टनरशिप और कोई चले जा रहा छोड़ के, तो भी जो पुराने पार्टनर्स है उनका वहाँ पे राइट्स और ड्यूटीज़, म्यूचुअल राइट्स जो है वो सेम रहेंगे जैसा पहले था कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होने के लिए। अब लास्ट वाला पॉइंट उसमें ये है कि अगर हम फर्म में एक से ज़्यादा बिजनेस कर रहे, जो हम मकसद के लिए खोले थे उससे ज़्यादा हम और भी चीज़ें कर रहे, तो भी उस सिचुएशन में भी हमारे सेम रहेंगे जैसा ओरिजिनल एडवेंचर या ओरिजिनल अंडरटेकिंग में हमारे जो म्यूचुअल राइट्स थे एक दूसरे के लिए, उसी तरह रहेंगे। अब ये जो पॉइंट्स हमने देखे, ये मतलब ये उन पॉइंट्स को कंसिडर नहीं करता जो एक्चुअल एग्रीमेंट में दिए हुए। हमने पहले क्या बोले थे, जो एग्रीमेंट में उस हिसाब से ही वहाँ पे होंगे। ये नॉर्मल विदाउट एग्रीमेंट एक कॉमन ग्राउंड्स पे म्यूचुअल राइट्स क्या रहेंगे, वो वाली बात कर रहे। तो ये तीनों पॉइंट में एक ही चीज़ कॉमन है कि जो पहले था, चेंज होने से पहले था, वही चेंज होने के बाद भी रहेगा, ठीक है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टी। अब ये भी तुम्हारे मॉड्यूल में काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, बट मैंने शॉर्ट में करके तुम लोग को बताने की कोशिश करी ताकि तुम लोग को याद रहना। जो बोर्ड मतलब कैपिटल में लिया हुआ है पॉइंट्स 1 2 3 4, ये की पॉइंट्स है, ये तुमको याद करना पड़ेगा, ये तुमको एज इट इज़ लिखना है। लेकिन इसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो तुम समझ के अपने ओन वर्ड्स में भी लिखे एग्ज़ाम में, तो वो चलेगा, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब थर्ड पार्टी कौन है, तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के अलावा जो कोई तीसरा बाहर वाला आता, वो क्रेडिटर हो सकता, वो डेटर हो सकता, वो कोई भी हो सकता, तो उससे रिलेशन क्या होगा, उसके साथ राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या होती है, उसके साथ के वहाँ पे बिहेवियर को हम कैसे कंट्रोल करते या कैसे लॉ में उसको हम लेके आते, तो वो वाले पॉइंट्स है। अब फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में, थर्ड पार्टी के रिलेशन में, पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ द फर्म। एजेंसी का हमने कॉन्ट्रैक्ट देखे हुए, एजेंट क्या रहता है हमको पता है। एजेंट का मतलब ये रहता है कि वो एक किसी के बिहाफ पे काम कर रहा, तो हर पार्टनर अपने फर्म का एजेंट रहेगा, ठीक है। ये कॉमन पार्टनरशिप का पॉइंट है कि हर पार्टनर अपने फर्म का एजेंट है, वो उसी तरीके से बिहेव करेगा और वही सेम रिलेशंस आएंगे जैसा एजेंट के काम से प्रिंसिपल कैसे बाउंड होता है, उसी तरीके से यहाँ पे फर्म बाउंड होंगी और फर्म के बोलने से एजेंट बाउंड होगा, ठीक है। कोई भी थर्ड पर्सन के साथ जो भी एक ट्रांजैक्शन वहाँ पे पार्टनर कर रहा, भले ही वो अकेले कर रहा, बट वो एज एन एजेंट ऑफ द फर्म समझा जाएगा। सेकेंड पॉइंट है इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स एज एन एजेंट ऑफ द फर्म। इम्प्लाइड अथॉरिटी यानी ये स्पेसिफिकली बोली हुई चीज़ नहीं है कि देखो तुम्हारे पास ये अथॉरिटी है, ये
अपने आप पोजीशन के साथ जो आ जाती है अथॉरिटी है वो वाली अथॉरिटी है। अब इसमें तुमको कन्फ्यूजन नहीं होना बोलकर वहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दी। सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन एक जो कोर्ट के जैसा रहता है, जो जहाँ वहाँ पे जज करते कि सही क्या हुआ या डिस्प्यूट है, झगड़ा है तो उसको सॉल्व करने के लिए। तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि पूरे पार्टनर्स मिलके केस करना। अगर कोई एक पार्टनर भी केस करता है तो वो ऐसे ही कंसिडर किया जाएगा कि वो पूरे फर्म ने केस करी। तो यहाँ पे एक पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी है वो उसके पास। ओपनिंग अ बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम। अगर वहाँ पे वो बैंक अकाउंट खोल रहा फर्म के नेम मतलब अपने नाम से भी, तो वो एक एजेंट की तरह काम कर रहा है और वो एक एम्प्लॉयड अथॉरिटी उसके पास। वो पार्टनर है तो वो उसके अथॉरिटीज़ में से आते। वहाँ पे उसको अलग से पूछना करना नहीं है या उसको बाद में अलग से हमको कुछ वहाँ पे लाइबिलिटी नहीं है उसके ऊपर, तो वहाँ पे ऐसा खोल सकता। लेकिन जो भी वो खोल रहा कर रहा उसके लिए वो आंसरेबल है, अकाउंटेबल है। उसकी लाइबिलिटी ख़त्म नहीं होती लेकिन वो ये काम कर सकता। तो यहाँ पे ये इम्प्लाइड अथॉरिटी में आता। अब जैसे हमने ऊपर देखे एक एग्जांपल, ये बैंक अकाउंट खोलने का है ख़ुद के नाम पे, तो ये उसको इम्प्लाइड अथॉरिटी है, वो ये काम कर सकता। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हुआ, रेस्ट्रिक्शन नहीं हुआ, तो ये मिसयूज़ भी हो सकता। वो पूरे प्रॉफिट्स अपने बैंक अकाउंट पे लेके ये बोल सकते कि ये मेरा पर्सनल प्रॉफिट है, ये मेरे को फर्म से नहीं हुआ। तो इस सिचुएशन में हम लोग रेस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स कितना किसी को इम्प्लाइड अथॉरिटी देना या कितना कम करना या कितना ज़्यादा देना, ये कम ज़्यादा बेस्ड ऑन एग्रीमेंट वो लोग जब चाहे जब कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट था। फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आती है फर्म के ऊपर, तो उस सिचुएशन में जो भी पार्टनर वहाँ पे है, तो हर पार्टनर को ये राइट है कि जो भी चीज़ वहाँ पे फर्म के लिए बेस्ट है प्रोटेक्शन के लिए, वो वहाँ पे वो डिसीजन ले, इंस्टेड ऑफ वेट करने के कि अरे अभी कोई पार्टनर आएगा उससे पूछेंगे डिसीजंस लेंगे। उसकी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इमरजेंसी है तो हर पार्टनर के पास पूरी अथॉरिटी एज इफ वो सिंगल ओनर है। ठीक है, तो ये हमारे रिलेशन ऑफ पार्टीज़ टू थर्ड पार्टी था। आई होप ये भी क्लियर है तुम लोग को। सिंपल है पार्टनरशिप, कुछ भी टफ नहीं है, बस बहुत सिमिलैरिटीज़ बहुत है, हर पॉइंट में सिमिलर पॉइंट्स बहुत है। तो तुमको याद रखना है कि कौन से हेडिंग में क्या क्या पॉइंट्स तुमको वहाँ लिखना है। तुम अपने ओन वर्ड्स में कभी भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एग्ज़ाम में उसके मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन हेडिंग वाले जो पॉइंट्स है, की पॉइंट्स जो है, वो तुम्हारे अप्रोप्रिएट रहना। अब ये सागर का पॉइंट भी था, उसने क्वेश्चन भी करा था कि माइनर एज अ पार्टनर मैम, तो ये वही वाला पॉइंट है। ये यहाँ पे उसका भी हम पढ़ेंगे कि एक माइनर है तो उसको हम पार्टनरशिप फर्म में क्या स्टेटस देते या उसकी जगह क्या रहेंगी। अब अगर माइनर के बारे में तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में याद रखे होंगे या याद होंगे तुम लोग को, तो माइनर की वहाँ पे चीज़ क्या थी कि एक माइनर को हम वहाँ पे अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में ले रहे तो हम उसको लाइबल नहीं खड़ा कर सकते उसके वजह से होने वाले लॉसेस को। लेकिन अगर कुछ वहाँ पे बेनिफिट है या कुछ है तो वो उसको एंजॉय कर सकता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि अगर एक पार्टनर है और वो माइनर है तो हम उसको पार्टनर नहीं बना सकते। वो डिसीजन के लिए, वो कंडक्ट के लिए पार्टनर नहीं हो सकता जब तक कि वो माइनर है। वो सिर्फ बेनिफिट्स एंजॉय कर सकता पार्टनरशिप फर्म के। ठीक है, एक सिंपल लाइन में इतना ही है उसका। अब उसके बाद उसके क्या राइट्स है, क्या उसकी लाइबिलिटीज़ है। उसके बाद एक नया और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब वो मेजर हो जाता है, यानी माइनर से अब वो मेजर हो गया और वो बेनिफिट्स के लिए पार्टनर था, अब आगे अगर वो मेजर हो गया तो उसका रिलेशन फिर क्या होगा, फिर कैसा बदलता, वो यहाँ पे एक नया पॉइंट है तुम लोग के लिए सीखने को। लेकिन उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बट ये एक डिफरेंट न्यू पॉइंट रहेगा। स्टिल हम स्टार्ट से देखेंगे पूरा। मैंने हाईलाइट कर दी, देखो वहाँ पे माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर ऑफ अ फर्म बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स फॉर द टाइम बीइंग ही मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स। एक माइनर कभी भी पार्टनर नहीं हो सकता, लेकिन अगर पूरे पार्टनर्स का कंसेंट है, ये ज़रूरी है। कंसेंट यानी उनकी मर्ज़ी है पूरे पार्टनर्स की, तो कोई एक माइनर को वहाँ पे सिर्फ बेनिफिट्स के लिए वहाँ पे एडमिट कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब कोई पार्टनर था, उसकी डेथ हो गई, तब वहाँ पे उसके बेटे को एक पार्टनर की तरह वहाँ पे एडमिट तो कर रहे, मतलब लेके आ रहे, बट सिर्फ बेनिफिट्स के लिए, उसको डिसीजन राइट्स नहीं दे रहे। और ये पूरे पार्टनर्स का अपना म्यूचुअल एग्रीमेंट है
उनका म्यूचुअल कंसेंट है, उनका फ्री कंसेंट है, तो ये चीज़ हो सकती। ठीक है, अब राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ माइनर क्या क्या है, तो वहाँ पे जो हाईलाइट किया हुआ है वो देखो। तो शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ऑफ द प्रॉफिट, उसको प्रॉपर्टी में शेयर मिलने का पूरा हक है, उसको प्रॉफिट्स का पूरा हक है, जो भी वहाँ पे उनका एग्रीमेंट हुआ होगा वो हिसाब से। और साथ ही साथ बिकॉज वो वहाँ पे पार्टनर है, इवन दो वो बेनिफिट के लिए खाली, स्टिल वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करने का राइट रखता, कॉपी लेने का राइट रखता। ठीक है, अब सेकंड पैराग्राफ में देखो, एक माइनर का जो शेयर है फर्म में, तो वो परसेंटेज बेसिस पे है या किस बेसिस पे है, ये पूरा का पूरा वहाँ पे उसके ऊपर डिपेंड करता, उनके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता। उसके अलावा अगर वहाँ पे कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वैल्यूएशन मेथड से उसको मिलेगा कि उसको कितना बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, एक माइनर का जो भी प्रॉफिट है या जो भी उसका शेयर है उसको दूसरे पार्टनर की तरह नहीं मिलेगा, उसको उसके अकाउंट के पेमेंट्स है या उसके प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म है, तो वैल्यूएशन मेथड से उसको कैलकुलेट करके दिया जाएगा। लास्ट पैराग्राफ में ये बोला हुआ है, ये पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, माइनर से रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल ये बोला हुआ है कि अगर पूरे पार्टनर्स या कोई एक पार्टनर ने डिज़ोल्व करने के लिए बोला तो वो माइनर का भी राइट है, माइनर भी बोल सकता है, तो कोर्ट उसको चेक करेंगे और चेक करके कोर्ट के हिसाब से वो डिज़ोल्व होगा। अब ये जो मैं नया पॉइंट बता रही थी, ये वो वाला पॉइंट है, आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, यानी हम माइनर की तरह एडमिट थे पार्टनर में, यानी हम पार्टनरशिप फर्म में एज अ माइनर वहाँ पे पार्टनर थे, लेकिन बाद में वो पार्टनर अब मेजर हो गया, यानी अब वो 18 अबव हो गया। ठीक है, तब 18 अबव होने पे क्या वहाँ पे उसकी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, उसके राइट्स और लाइबिलिटीज़, इंटरेस्ट जो उसको मिलता था या जो उसकी अथॉरिटीज़ थी और जो उसकी लाइबिलिटीज़ थी वो चेंज होती क्या, तो यहाँ पे वो वाला पॉइंट दिया हुआ है। अब एक चीज़ हम बिना पढ़े मतलब बिना रीड करे मैं एक चीज़ बता रही हूँ यहाँ पे कि अगर हमारा पार्टनर जो माइनर था वो मेजर हो गया, तो सबसे बड़ी एक चीज़ जो वहाँ पे ये होती कि इससे पहले उसके माइनर जब तक वो था वो लाइबल नहीं था किसी भी चीज़ के लिए, उसको सिर्फ बेनिफिट्स मिलते थे, ना वो वहाँ पे राइट था उसके पास कंडक्ट का, ना उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी थी अगर फर्म में कोई भी नुकसान होता है या थर्ड पर्सन के साथ कुछ भी वहाँ पे डिस्प्यूट होता है तो उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं थी तब तक जब तक वो माइनर था। लेकिन जो मोमेंट से वो मेजर हो रहा, वो मोमेंट से उसकी लाइबिलिटी पूरी इक्वल हो जाएंगी, उसी तरह जैसा पार्टनर्स के राइट्स और लाइबिलिटीज़ है, उसके ऊपर सारे वही रूल्स के लाइबल रहेंगे जैसा एक नॉर्मल पार्टनर के लिए रहेगा। ठीक है, लेकिन बस एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि माइनर से मेजर होने के बाद हम उससे पूछेंगे कि क्या वो पार्टनरशिप में रहेगा या नहीं। अगर वो रहता है तो ये सब है, अगर वो नहीं रहता है तो उसके रूल्स थोड़े अलग है। अब देखो वहाँ पे within 6 months of his attaining majority or on his obtaining knowledge that he has been admitted to the benefit of partnership, whichever date is later, the minor partner has to decide whether he shall remain a partner or leave the firm. अब इसमें ये बोल रहा है कि जिस दिन भी उसकी बर्थडे है, ठीक है, अब वो बर्थडे ही हो रहा है उसका, तो बर्थडे के दिन से हम कैलकुलेट करेंगे कि 6 मंथ्स लेके जाएंगे बर्थडे से, यानी जिस दिन वो 18 हुआ 18th बर्थडे पे, उससे 6 मंथ्स तक उसके पास पूरा पावर है डिसाइड करने का कि उसको पार्टनरशिप में रहना है या नहीं रहना है, ये पूरा उसकी अपनी मर्ज़ी रहेंगी और उसको हम 6 महीने तक का टाइम देंगे। ठीक है, उसके बाद वाला पॉइंट देखो, वेयर ही हैज़ इलेक्टेड नॉट टू बिकम पार्टनर ही मे गिव पब्लिक नोटिस। अगर उसने ये डिसाइड करा कि अब उसको ये कंपनी में ये फर्म में पार्टनर नहीं रहना है तो उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा विदिन 6 मंथ्स। उसकी किस दिन से 6 मंथ्स, उसकी बर्थडे से 6 मंथ्स। कौन सी बर्थडे, 18th बर्थडे। अगर उसने नोटिस नहीं दिया तो ऐसा अज्यूम किया जाएगा कि उसको पार्टनर रहना है, इसलिए उसने नोटिस नहीं दिया, वो खामोश है। ठीक है, अब व्हेन ही बिकम्स पार्टनर, अब अगर उसने पार्टनर बनने का डिसीजन वहाँ पे ले लिया तो उस सिचुएशन में उसकी जो लाइबिलिटीज़ है वहाँ पे आई वाला पॉइंट मतलब ए के अंदर सबसेक्शन वाला पॉइंट देखो, पर्सनली लाइबल टू थर्ड पार्टीज़ फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन सिंस ही वॉज एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। जैसे ही वो वहाँ पे मेजर होगा तो थर्ड पार्टी के साथ जितने भी लाइबिलिटीज़ है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है,
तो उस सब के लिए भी वो इक्वली लाइबल रहेगा दूसरे पार्टनर्स के साथ। और ये कब से कैलकुलेट होगा, जिस दिन से वो पार्टनर एडमिट हुआ था, यानी उसको एज अ पार्टनर वहाँ पे एक्सेप्ट किया गया था। और ये माइनर जब था, जब से ही, ठीक है। मेजर होने के लिए कैलकुलेट नहीं करना, ये माइनर जब से था, जब से वो पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हुआ, जब से हर थर्ड पर्सन के साथ की जो भी लाइबिलिटीज़ थे उसके लिए वो पर्सनली लाइबल रहेगा। सेकेंड वाला पॉइंट देखो, हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म रिमेन्स द सेम टू विच ही वॉज एंटाइटल्ड एज अ माइनर। अगर वहाँ पे कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना हुआ है अलग से कि मेजर होने पे उसको एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा, अगर वैसा कुछ वहाँ नहीं है, तो जो उसको माइनर था जब जो मिलता था बेनिफिट, वही उसको मेजर होने के बाद भी मिलेगा। उसके बाद का सेकंड पॉइंट, उसके अंदर के सेकंड पॉइंट देखो, व्हेन ही इलेक्ट्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर। अगर वो वहाँ पे पार्टनर नहीं बनना चाह रहा, ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखी कि अगर वो बनना चाह रहा पार्टनर या वो रहना चाह रहा पार्टनर, तो उस सिचुएशन में उसके नॉर्मल पार्टनर के जैसे राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ हो जाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं बनना चाह रहा अगर वो नहीं बनना चाह रहा पार्टनर या वो नहीं रहना चाह रहा एज अ पार्टनर, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो उस सिचुएशन की 2-3 चीज़ें हैं, तो वो देख लो वहाँ पे। His rights and liabilities continues to be those of minor up to the date of giving public notice। अगर वो माइनर नहीं बनना चाह रहा तो उसके राइट्स और लाइबिलिटीज़ वही रहेंगे जैसे कि वो माइनर है तब तक, जब तक कि वो पब्लिक नोटिस नहीं दे देता है कि मैं अब से ये दिन से यहाँ का पार्टनर नहीं हूँ। सेकेंड पॉइंट देखो, हिज शेयर शैल नॉट बी लाइबल फॉर एनी एक्ट्स ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डेट ऑफ द नोटिस। अब उसके तरफ से कोई लाइबिलिटी नहीं रहेंगी कंपनी में जिस दिन उसने नोटिस सर्व कर दिया उस दिन से, ठीक है। अब अगर उसके बाद कोई थर्ड पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है तो वो लाइबल नहीं रहेगा। लास्ट पार्ट देखो, he shall be entitled to sue the partners for his share of the property and profit. It may be noted that such minor shall give notice to registrar that he has or has not become a partner। अगर एक माइनर जो अब मेजर हो गया वो केस करना चाहता कोई भी एक पार्टनर के ऊपर, अपने कोई भी चीज़ के लिए उसके शेयर नहीं दे रहे या उसको हिस्सा नहीं दे रहे उसका जो भी वहाँ पे होना चाहिए, तो उस सिचुएशन में अगर वो केस करता है तो उसको पहले नोटिस देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को कि मैं माइनर था, मेजर हो गया, मैं पार्टनर रह रहा या नहीं रह रहा और मेरे को ये इश्यूज़ है फर्म में और मैं उसकी वजह से केस कर रहा, तो उसको पहले रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है तुम लोग को। इसमें कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।